नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी न किसी तरह सुर्खियों में रहना चाहते हैं। अब वह रूसी तेल को लेकर लाइमलाइट में हैं। उन्होंने अचानक रूस से तेल खरीद पर छूट को बढ़ाकर दुनिया को चौंका दिया है। ये फैसला पहले दिए गए बयान के उलट है और बढ़ती हुई तेल कीमतों और वैश्विक आपूर्ति संकट के बीच ये कदम उठाया गया है, लेकिन कई देशों पर प्रतिबंध अभी भी जारी है। अमेरिका ने रूस से पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद की अनुमति देने वाली छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जबकि कुछ दिन पहले ही उसने यह विशेष राहत देने संबंधी कदम को आगे नहीं बढ़ाने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का ये संबोधन ऐसे समय पर होने जा रहा है जब कल विपक्षी दलों ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक को रोक दिया। फिलहाल संबोधन के बारे में घोषणा की है, लेकिन संबोधन के विषय के बारे में अभी तक कोई और विवरण साझा नहीं किया गया है। आज हुई कैबिनेट बैठक के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर हमलावर दिखे और महिला आरक्षण बिल का समर्थन न करके महिलाओं के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18 अप्रैल को देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। वे रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का जब भी देश के नाम संबोधन का ऐलान होता है तो इससे पहले चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि क्या ये कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। जब पीएम मोदी का देश के नाम यूं संबोधन हुआ है तो उन्होंने नोटबंदी, कोरोना के समय लॉकडाउन जैसी कई बड़े बड़े ऐलान किए हैं। हालांकि इस बार माना जा रहा है कि वे महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर अपने विचार रख सकते हैं। फिलहाल सभी की नजरें अब पीएम मोदी के संबोधन पर टिकी हुई हैं। संसद में महिला आरक्षण बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव जारी है। प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण बिल को परिसीमन का धोखा बताया है और पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। और उन्होंने कहा कि सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा कि महिला आरक्षण बिल का समर्थन का इनकार विपक्ष की एक बड़ी राजनीतिक गलती है और इसके लिए उन्हें भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस विधेयक को लोकतंत्र के लिए साजिश बताया जिसका मकसद संघीय ढांचे को कमजोर करना और सत्ता में बने रहना था। प्रियंका गांधी के अनुसार इस सत्र को अचानक बुलाना और मसौदे को जल्दबाजी में सार्वजनिक करना सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बिल वास्तव में महिलाओं के नाम पर परिसीमन कराने का एक जरिया था ताकि 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण हो और जाति जनगणना के आंकड़ों को नजरअंदाज किया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 अप्रैल को जर्मनी के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान भारत जर्मनी में 6 सबमरीन यानी पनडुब्बी को लेकर लगभग 80,000 करोड़ रुपए की डील पर चर्चा हो सकती है। ये डील प्रोजेक्ट 75I के तहत की जाएगी जिसमें जर्मनी की कंपनी भारत को तकनीकी सहयोग करेगी। प्रोजेक्ट 75I भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाना है। प्रोजेक्ट के तहत 6 आधुनिक और पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाई जानी है और इस प्रोजेक्ट में जर्मनी की थेसनक्रूफ मरीन सिस्टम कंपनी तकनीकी रूप से भागीदार रहेगी और ये पनडुब्बियां आधुनिक टॉर्पीडो और ब्रह्मोस जैसी एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से लैस होंगी जो दुश्मन के जहाजों और जमीनी लक्ष्यों पर सटीक वार कर सकेंगी। हिंद महासागर में चीन के खतरे से निपटने में भी मदद होगी। भारतीय नौसेना में इस तकनीक से निर्मित 6 नई पनडुब्बियों को अब बड़ा नौसेना को शक्ति देगा और ये बेड़े में अब शामिल होने जाएंगी। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है चुनावी माहौल और ज्यादा गर्माता जा रहा है। प्रचार अभियानों में तेजी के साथ ही टीएमसी और बीजेपी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। दोनों दल एक दूसरे पर हमलावर रुख अपनाते हुए मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के चुनावी परिदृश्यों में एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रिय मौजूदगी देखने को मिली। पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल सीएम योगी का यह दौरा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें वे उत्तर से दक्षिण तक फैले 3 जिलों में लगातार कार्यक्रमों के जरिए चुनावी माहौल को धार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में रैली कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ये हाइक 1 जनवरी से प्रभावी हो गई है। बता दें कि सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा करती है। आमतौर पर इसकी अधिसूचना देरी से आती है, अक्सर होली या दिवाली जैसे त्योहारों के आसपास। हालांकि इस बार महंगाई भत्ते की घोषणा में देरी होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में असंतोष देखने को मिला। पहले महंगाई भत्ता की दर मूल वेतन का 58% थी और कैबिनेट के इस फैसले से बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है। वहीं अब सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। डीए में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग के तहत पे स्ट्रक्चर में व्यापक बदलाव के लिए कर्मचारी संघों का दबाव बढ़ रहा है।
कनाडा की प्रमुख एयरलाइन ने अमेरिका के लिए अपनी कुछ उड़ानों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। इसका मुख्य कारण जेट फ्यूल की तेजी से बढ़ती कीमतें हैं और एयरलाइन के अनुसार ईरान से जुड़े चल रहे संघर्ष के बाद से जेट फ्यूल की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं। इससे कई उड़ानें चलाना आर्थिक रूप से मुश्किल हो गया है और इस फैसले के तहत मॉन्ट्रियल और टोरंटो से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट तक की उड़ानें 1 जून से 25 अक्टूबर तक बंद रहेंगी। इसके अलावा टोरंटो से साल्ट लेक सिटी की फ्लाइट 30 जून से बंद कर दी जाएगी, जिसे 2027 में फिर से शुरू करने की योजना है। एयर कनाडा ने बताया कि इन बदलावों का असर उसकी कुल क्षमता पर करीब 1% ही पड़ेगा, लेकिन यह संकेत है कि एयरलाइन इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोहरी नागरिकता विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के कथित विवाद के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद राज्य सरकार किसी भी केंद्रीय एजेंसी को मामले की जांच करने का निर्देश दे सकती है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपों के प्रथम दृष्टया अवलोकन से संज्ञेय अपराध बनता है, इसलिए मामले की जांच आवश्यक है। याचिका में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने 2003 में ब्रिटेन में बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी स्थापित की थी और कंपनी के दस्तावेजों में अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई थी। साथ ही 2005 और 2006 के वार्षिक विवरणों में भी उनकी नागरिकता ब्रिटिश दर्ज होने का दावा किया गया है। इन आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। नार्को टेररिस्ट नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब की स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर यूनिट ने एक आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने अमृतसर के गांव महल के पास 64 किलो 62 ग्राम हेरोइन के साथ 2 आरोपियों सरवन सिंह निवासी अवा गांव और शमशेर सिंह गांव इख्तियार नगर को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस हेरोइन की कीमत लगभग 450 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस बारे में जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने शेयर की है। डीजीपी ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी विदेशी हैंडलर और पाकिस्तान के तस्करों के संपर्क में थे। ये नेटवर्क बॉर्डर पार से ड्रग तस्करी से जुड़ा हुआ था। इस बारे में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए जांच चल रही है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।